जय हिंद दोस्तों, देवरिया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के जो अनसॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसके चरण में, उस सीरीज में हम लोग का आज 5वां सेट है। आइए हम लोग बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? हमारे ऑप्शंस हैं जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। तो दोस्तों नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। नेपोलियन का संबंध जो था वो फ्रांस से था। फ्रांस की क्रांति, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति के बाद क्या होता है, 1793 में फ्रांस के राजा को फांसी दे दी जाती है और उसके बाद से 1797 से नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन जो होता है एक सेनानायक होता है। 1797 से नेपोलियन जो है अपनी लड़ाइयाँ शुरू करता है, यूरोप के अलग अलग देशों को एक साथ मतलब उनको जीतना शुरू करता है। इसका एम ये था कि ये यूरोप में, पूरे यूरोप में जो फ्रांस की क्रांति का जो उद्देश्य था पूरे यूरोप में फैला सके। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण, इटली को मतलब दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली जो थे वो अलग अलग थे। उस समय बहुत पहले जो यूरोप जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? उनका बाद में बहुत एक एक करके धीरे धीरे सभी राष्ट्रों का एकीकरण हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ने, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, 1860 के आसपास इन्होंने इटली में जो है वो एक यात्रा की थी, जिसे पिछले वाले प्रश्न पत्र में इसको हमने देखा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? हमारे ऑप्शन है सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों हिंद स्वराज जो है ये पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने स्वराज का और सत्याग्रह का मतलब भी बताया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है वाशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक संस्था है जो 1945 में बनाई गई थी। 1945 में इस संस्था का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर द्वितीय खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। आगे जाके कभी ऐसी कोई लड़ाई ना हो सके, ऐसी कोई लड़ाई को रोका जा सके, पूरी दुनिया के सारे देश आपस में लड़ जाएं, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दो अलग अलग देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू करने के लिए हमारा ऑप्शन है 1872, 1875, 1878 या 1880। तो दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ये ब्रिटिश सरकार ने लगाया था भारत में। ये उस समय एक वायसराय था लिटन नाम का उस समय वायसराय था जिसने ये लगवाया था। इससे क्या था कि ये जो देश में, हमारे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो चीज़ें लिखी जाती थी अखबारों में, उन अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को रोकने के लिए, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए ये एक्ट लगाया गया था। और ये एक्ट लगाया गया था 1878 ईस्वी में। लिटन नाम का गवर्नर था उस समय, उसने लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? हमारे ऑप्शन है इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो दोस्तों संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। ये बात है 1688 की। 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हो जाती है और उसको कहते हैं गौरवमयी क्रांति। गौरवमयी क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि उस क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं गिरा था, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे। लोगों ने सीधा विरोध किया, वहाँ के राजा ने सीधे मान लिया कि हाँ ठीक है, प्रजातंत्र की स्थापना कर दो। तो गौरवमयी क्रांति इसीलिए कहते हैं। 1688 में इंग्लैंड में सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मताधिकार से मतलब है वोट देने की आयु, मतलब किस उम्र के बाद आप लोग वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे। हमारे ऑप्शन है 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो दोस्तों भारत में मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष है। 18 वर्ष के होते ही आप लोग वोट देने के काबिल हो जाते हैं। आपको वोटर आई कार्ड बनाना होता है, उसके बाद से आप अगले चुनाव में वोट देने के काबिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री
पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव की बात करें तो इसका मतलब होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, यानी कि स्त्रियों को अलग भूमिका दी जा रही है और पुरुषों को अलग भूमिका दी जा रही है, तो इसे लैंगिक भेदभाव कहते हैं। स्त्री पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो नेचर का है। बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता जो है ये भी हम लोगों के हाथ में इतना नहीं होता है, लेकिन जो है समाज में स्त्री पुरुष की असमान भूमिका जो है ये हम लोगों के हाथ में, ये हम लोग जो है ये करते हैं, ये हम ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लैंगिक भेदभाव की श्रेणी में डालते हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन है? हमारे ऑप्शन है कांसीराम, मायावती, साहू जी महाराज या मुलायम सिंह यादव। तो दोस्तों बीएसपी जो उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, इसके संस्थापक जो है कांसीराम जी थे, उसी का स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत। हमारे ऑप्शंस हैं जनता, संसद, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। जैसा कि आपको पता है लोकतंत्र है वो जनता का शासन है, जनता के द्वारा, जनता के ही लिए, तो जाहिर सी बात है इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा जनता। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। जनता ही सर्वशक्तिमान है लोकतंत्र में, जनता ही डिसाइड करती है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या फिर कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? हमारे ऑप्शन है पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। दोस्तों सोपानी खेती का मतलब होता है सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती मतलब सीढ़ी जैसा बना देते हैं, सीढ़ीदार खेती। इसमें क्या होता है, खेतों को ऐसे सीढ़ी के जैसा अरेंज कर दिया जाता है और ये जो फ्लैट वाले सरफेस है यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी खेती की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, ताकि पानी जो है ऐसे यहाँ से पानी चलेगा, यहाँ पे थोड़ा सा बांध सा बना दीजिएगा, फिर ओवरफ्लो जो होगा वो यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा बांध सा बनाया जाएगा, फिर ओवरफ्लो होकर आएगा यहाँ पे। तो एक तरह ओवरफ्लो के पानी ऐसे एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाता रहता है। और ऐसी खेती जो है पहाड़ों में की जाती है, और इन राज्यों में से उत्तराखंड में ही पहाड़ है, तो उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधारभूत खनिज है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये इससे पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हमारा ऑप्शन है तांबा, लौह अयस्क, अभ्रक या सोना। तो आधारभूत खनिज के अंदर वह खनिज आता है जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत संरचनाएं बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके बिना जो है, जो एक तरह से रीढ़ समझ लीजिए, जो किसी भी कंस्ट्रक्शन की रीढ़ होती है। तो हमारे आधारभूत खनिज के लिए हमारी क्या चीज़ आ जाएगी? इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। लोहे से ही तो ज़्यादातर चीज़ें बनती हैं, चाहे बिल्डिंग बनाने हो तो सरिया लगता है, लोहे का बना होता है, चाहे अगर मशीनरी बनानी है तो मशीन में जो इक्विपमेंट लगते हैं ज़्यादातर लोहे के बने होते हैं। ठीक है, तो आधारभूत खनिज जो है वो लौह अयस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहे हैं। हमारे ऑप्शन दिया है न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में या नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो पहला हुआ था वो हुआ था 1992 में। 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के एक शहर में हुआ था, उस शहर का नाम है रियो डी जेनेरो में। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सम्मेलन था। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ स्टेप लिए गए थे, इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए थे। ठीक है, तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रियो डी जेनेरो शहर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? रेल प्रखंड से मतलब होता है रेलवे जोन, रेल के कितने जोन हैं। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 16, 18, 10 या 12। तो सही आंसर है हमारा 18। रेल प्रखंडों की कुल 18 रेलवे जोन है हमारे देश में। ठीक है, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में अभी भी डेटा हम लोगों ने 17 रखा हुआ है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन है 18। अगर कलकत्ता मेट्रो को भी एक रेल जोन मान लिया जाए तो उसे 19 हो जाते हैं, तब 19 हो जाते हैं, लेकिन कलकत्ता मेट्रो को अलग से रेल जोन नहीं माना जाता है। हमारा सही ऑप्शन 18 ही रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की संख्या या रेलवे जोन की संख्या 18 है। अगर प्रखंडों की जगह पे जोन लिख के आ जाए, कितने रेलवे जोन है, तो भी आपको आंसर 18 ही देने हैं। प्रखंड मतलब जोन ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन हैं वर्ष 1992, 1986, 1990 या 1995। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम इससे पहले भी डिटेल वाले क्वेश्चन में एक बार आया था पिछले वाले पेपर में, तो उस वाले में भी हम लोग ने देखा था कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, ये आया था
1986 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट हर साल आती है और इन देशों में से बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या नेपाल, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इनमें से श्रीलंका का जो मानव विकास है, मानव विकास सूचकांक, वो सर्वोच्च है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शंस हैं वर्ष 1981, वर्ष 1991, वर्ष 1971 या 2001। इससे पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि उदारीकरण की जो प्रक्रिया थी उसके तहत जो है भारत के बाजार को बाकी दुनिया के बाजारों के लिए खोल दिया गया था, बाकी दुनिया की कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, और ये प्रक्रिया हमारे देश में 1991 में शुरू हुई थी। 1991 में भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। उसके बाद से देश विदेश की सारी कंपनियां हमारे देश में आके व्यापार करना शुरू कर देती हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे सदस्यों द्वारा, बैंकों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं अंग्रेजी में इनको, इनमें बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेता है? तो पहले स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं ये जान लेते हैं। स्वयं सहायता समूह जो होते हैं एक जैसे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से आने वाले लोगों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके एक दूसरे के साथ एक ग्रुप बना के एक दूसरे की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय जो है वो लिए जाते हैं यहाँ के सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इसके ये एक तरह से अनौपचारिक संस्था है। इसके लिए मतलब कोई वो नहीं होता कि कोई गवर्नमेंट बॉडी अलग से नहीं बनाई जाती। ये लोग अनौपचारिक आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ के ऐसे ही मतलब मुंह से ही कह दिया जाता है कि ठीक है हम लोगों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया है, उसके हिसाब से वो सारे निर्णय आपस में लेते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापारी। तो जैसा आप जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित वह व्यक्ति होता है जो नेचुरल संसाधनों का उपयोग करके, नेचुरल संसाधन जो नेचुरली चीज़ें ग्रो करती हैं, जो नेचुरली उगती हैं चीज़ें, उनको जो है अपने क्या कहते हैं अपनी आर्थिक स्रोत बनाता है, उनको अपना आर्थिक स्रोत बनाता है, उनको अपनी इनकम का जरिया बनाता है। तो इसमें से मछुआरा जो होता है वो मछली पालन करता है, मछली पकड़ता है, तो मछुआरा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। शिक्षक जो होते हैं, डाकिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये तीनों के तीनों तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य रखती है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जिसको नाटो कहते हैं, या विश्व बैंक। तो इससे पहले हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का समर्थन करने वाली जो संस्था है वो विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, जिसके बारे में हमने देखा था कि इसका गठन जो हुआ था 1995 में हुआ था। इससे पहले वाले पेपर में हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाते हैं। अब आगे हमारा खंड ब शुरू होता है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों से शुरू होगा, जिसका आंसर हमें लगभग 80 शब्दों में देने होते हैं। आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ कैसे था? यूरोप जो था पहले, इससे पहले भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस किए हुए हैं, यूरोप जो था वो पहले अलग अलग छोटे छोटे एरिया में डच थे, कैंटोनमेंट थे और वहाँ पे राजशाहियाँ थी, उनमें बटा हुआ था। धीरे धीरे करके उनका एकीकरण होना शुरू हुआ था क्योंकि धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागनी शुरू हुई थी। आइए देख लेते हैं। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड 18वीं शताब्दी के मध्य में राजशाहियों में, डचियों में और कैंटोनमेंट्स में, कैंटोनों में विभाजित थे, जिनके शासक अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण, जिनके शासकों ने अपने स्वायत्त प्रदेशों का निर्माण किया था। इन लोगों ने अलग अलग अपने अपने राज्य बना रखे थे। उसके अलावा इन लोगों इनकी अपनी जो है आपस में कोई एक सामूहिक पहचान नहीं थी, एक साझा विरासत ये लोग नहीं शेयर किया करते थे। एक तरह से देखा जाए तो एक ही एरिया में रहने वाले लोग थे, लेकिन एक दूसरे को अलग अलग तरीकों से अपनी छोटी छोटी पहचानों से एक दूसरे को लोग अलग करके रखे हुए थे। जैसे भाषा थी, एक भाषा जो थी सबसे बड़ी चीज़ जो थी, इनकी भाषाओं के हिसाब से आपस में जो बहुत ज़्यादा बटे हुए थे। भाषाओं में भी साझी विरासत का अभाव था। जैसे देखेंगे हैब्सबर्ग साम्राज्य का जो कुलीन यानी कि जो रईस लोग थे, जो मतलब रिच लोग थे, वो जर्मन भाषा बोलते थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, तथा लंबार्डी और वेनेशिया में
इतावली यानी इटालियन भाषा बोली जाती थी। ये जो सारी की सारी विविधता थी वो राजनीतिक एकता के लिए अनुकूल नहीं थी। इतनी सारी विविधता जो होती है राजनीतिक एकता के लिए अनुकूल नहीं होती। अगर हर इंसान जो है अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अलग रखेगा तो एक साथ आपस में कोलैबोरेट नहीं करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में कुछ महत्वपूर्ण कारक उभर कर आए जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को जन्म दिया है। तो कौन कौन से वो कारक हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद को जन्म देते हैं? सबसे पहले जो है नए मध्यम वर्ग का उदय। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोप में, तो वहाँ पे लोग धीरे धीरे पैसा कमा के गरीब से थोड़ा थोड़ा धनी होना शुरू हुए। तो एक मध्यम वर्ग, मतलब सबसे निम्न वर्ग से लेके धीरे पैसा कमाए तो मध्यम वर्ग के अंदर आ गए। तो नया मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तो इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, अपने लिए राइट्स मांगने शुरू किए। तो एक राष्ट्रवाद की भावना आई, वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करना शुरू किए, एक दूसरे को समझना शुरू किए। दूसरा था उदारवाद की विचारधारा का प्रसार हो गया था। उदारवाद की विचारधारा का प्रसार इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये था कि उदारवादी लोग थे कुछ, वो ये चाहते थे कि लोगों के ऊपर किसी भी राजा का, किसी भी शासक का जो है कंट्रोल ना रहे, लोग अपना शासक खुद चुने और सब किसी को, हर किसी को कानून के समक्ष समानता मिले, कानून के सामने हर किसी के लिए कानून एक जैसा हो। रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि। वियना की जब संधि हुई थी तो उसके बाद से दोबारा, जैसे जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस दौरान यूरोप में धीरे धीरे जो है लोकतंत्र आना शुरू हो गया था। फ्रांस में तो लोकतंत्र आ गया था, फिर नेपोलियन आके उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद वियना की संधि हुई तो वहाँ पे रूढ़िवादी लोगों ने क्या किया, वियना की संधि में फिर से राजाओं को वापस ला के यूरोप में खड़ा कर दिया। लेकिन लिबरल लोग जो थे, जो उदारवादी लोग थे, उन लोगों ने क्या किया था, दोबारा लोगों के बीच में आज़ादी की भावना जो है भरनी शुरू कर दी थी। तो रूढ़िवाद की भावना के खिलाफ ये लोग खड़े हुए थे। तो इस चक्कर में दोबारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होना शुरू हो गया, क्योंकि उदारवादी लोग सामने उसमें आके उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। और उसी आंदोलन की वजह से क्रांतिकारियों का उदय होता है। तो अगली जो वजह होती है क्रांतिकारियों का उदय। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इनको अलग अलग पॉइंट आप लोग बना के लिखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी का अथवा है, साइमन कमीशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो साइमन कमीशन जो है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। साइमन कमीशन जो है ये एक संस्था बनाई गई थी, एक तरह से एक सदस्यों का, कुछ 6-7 सदस्यों का एक ग्रुप था, 7 सदस्यों का एक ग्रुप था, जिसको बनाया था अंग्रेज सरकार ने ये पता करने के लिए कि भारत के अंदर जो संवैधानिक सुधार हो रहे हैं वो ठीक तरीके से हो रहे हैं, उनका कोई असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उनकी जाँच करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसके लिए इसका विरोध हुआ। इसके विरोध हुआ तो सैंडर्स ने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज करवाने से लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है और उसके बाद से भगत सिंह जो है वो सैंडर्स को गोली मार के उसका बदला लेते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने बताया, जो संवैधानिक व्यवस्था जो चला रहे थे उनके कार्य की समीक्षा करना था, जाँच करना था और उसके विषय में सुझाव देना था। अगर मान लीजिए जाँच जब कर लेंगे तो जाँच करने के बाद से जो भी उनको कमियां मिलेंगी उन कमियों को दूर करने का क्या सुझाव है ये भी देना साइमन कमीशन का ही काम था। जो था जॉन साइमन जो था वो इसका अध्यक्ष था, साइमन कमीशन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह आयोग, एक आयोग बनाया, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में एक अधिनियम लेके आए थे ये लोग, भारत सरकार अधिनियम कहते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया था। तो इस अधिनियम के तहत भारत की शासन प्रणाली के कामकाज की जांच के लिए गठित किया था इसको। यानी कि जो 1919 का नियम आया था वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छे से भारत की शासन प्रणाली को चलाया है कि नहीं चलाया, इसकी जांच के लिए बनाया था। असल में इसको 10 साल बाद बनाना था, 1929 में बना था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, 1927 में ही बना दिया था। साइमन कमीशन जो है 1927 में बना दिया गया था इसको। और ये 1928 में इंडिया आता है, 1928 में इंडिया आता है। ये भी चीज़ नोट कर लीजिएगा कि 1927 में बना और 1928 में भारत आया, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। तो इसका जो है वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को, जो उसके सही से काम कर रहा है कि नहीं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसी की जांच के लिए बनाया गया था। इसका कार्य यह देखना था कि 1919 के अधिनियम के तहत की गई व्यवस्थाएं कितनी सफल रही हैं और आगे किस प्रकार के सुधार किए जाने चाहिए। मतलब जो भी व्यवस्था 1919 में इन लोगों ने जो भारत सरकार अधिनियम बनाया था वो किस तरह से सफल रही है और आगे क्या व्यवस्था कर दी जाए कि और बेहतर तरीके से वो काम करे। इसे वैधानिक आयोग भी कहा गया, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे वैधानिक आयोग भी कहा गया या कहा जाता है। यह
जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित 7 सदस्यीय आयोग था, जैसा मैंने आपको बताया। आगे आप ऐड कर लीजिएगा, 1927 में बनाया गया था, 1928 में भारत आया था। अगर चाहें तो उसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसका विरोध किया था, इसी के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, ठीक है। उसके अलावा सैंडर्स नाम के अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया और लाला लाजपत राय की उसमें मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था बनाम एकात्मक शासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन राज्यों और केंद्रों के मध्य होता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था पर अब तक हम लोगों ने नहीं कुछ किया। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है वह व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियाँ जो होती है किसी एक जगह पर केंद्रीकृत होती हैं। आइए थोड़ा एक लेमन टर्म में तो हमने बात कर लिया, एक बार थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता 2 या अधिक स्तरों में विभाजित होती है, मतलब सत्ता जो होती है, पावर होती है, पावर की शेयरिंग होती है, 2 या अधिक स्तरों में विभाजित होती है, जैसा हमारे देश में है। जैसे केंद्र और राज्य सरकारें जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, दोनों राज्य सरकारें अपने आपस में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, एक का दूसरे पे ज़्यादा इंटरफेरेंस होता नहीं है। इनमें राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त होती है और वो अपनी नीतियाँ बनाने के लिए स्वतंत्र भी होते हैं, यानी राज्य भी अपने नियम बना सकते हैं। भारत, अमेरिका और कनाडा संघीय शासन के उदाहरण हैं। मतलब भारत में, अमेरिका में और कनाडा में संघीय शासन के उदाहरण हैं। मतलब राज्यों को अलग से शक्तियां प्राप्त हैं और केंद्र को अलग से शक्तियां प्राप्त हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था की बात करेंगे तो पूरे देश पर, संपूर्ण देश पर एक ही सरकार का नियंत्रण होता है जो सभी निर्णय लेती है। सारे निर्णय जो होते हैं एक ही सरकार लेती हैं। और राज्य और स्थानीय इकाइयाँ वहाँ भी होती हैं, लेकिन उनका काम केवल क्या होता है, केंद्र सरकार के अधीन कार्य करना होता है। वो जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय ले लिया उसी को राज्यों में लागू करवाना होता है इनका काम। वो अपने खुद के नियम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और उनके पास स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं होती हैं। स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं होंगी तो अपने निर्णय नहीं ले पाएंगे, जाहिर सी बात है, अपने नियम नहीं बना पाएंगे। इसके उदाहरण हैं फ्रांस, चीन और ब्रिटेन। इनके पास क्या है, केंद्र सरकार के पास पावर होती है, राज्यों के पास पावर नहीं है। राज्यों की सरकार होती है लेकिन उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के निर्णयों को चारों तरफ लागू करवाना है। संघीय व्यवस्था जो होती है सत्ता में संतुलन और भागीदारी को बढ़ावा देती है, जबकि एकात्मक शासन में निर्णय प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत और त्वरित होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा फास्ट होता है, कौन सा तेज होता है, तो एकात्मक वाला जो होता है वो तेज होता है, लेकिन संघीय वाला में क्या होता है, बैलेंस बना रहता है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। हर कोई जो है पार्टिसिपेट करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे का ही अथवा है, राजनीति में जाति के सकारात्मक पहलू को महत्वपूर्ण बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब जाति के सकारात्मक पहलू देखने हैं। जाति के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को देखना है। तो देखिए, जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सबको मिल गया, यानी कि हर किसी को वोट देने का अधिकार मिल गया, और उसमें यह नियम लगा दिया गया कि हर किसी के वोट की कीमत एक ही होगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है। तो उसके बाद से क्या होता है, हर किसी को एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था दे दी जाती है। तो राजनीतिक दलों को मजबूर हो जाना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं राजनीतिक दल कि वे राजनीतिक समर्थक पाने के लिए सक्रिय हो जाएं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के इंसान को खुश करके आप जो है वो चुनाव जीत जाएंगे। आपको हर जाति के लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा और उनसे वोट की मांग करनी पड़ेगी। आप मुझे वोट दीजिए, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो एक तो ये चीज़ हुआ कि जो है थोड़ा सा गरिमा बढ़ गई हर जाति के व्यक्तियों की, ठीक है। इससे उन जातियों के अंदर एक नई उम्मीद जागृत हुई जिन्हें अभी तक छोटा और निम्न माना जाता था। तो जिन लोगों को छोटा और निम्न माना जाता था, जो जिनको कहा जाता छोटी जात के हैं, उनकी गरिमा बढ़ गई और उनके अंदर एक उम्मीद जगी कि हमें भी सम्मान मिल सकता है। तो पहला तो अच्छी बात ये हुई थी। अगली बात, किसी भी देश के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक ही जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं है। यानी कि केवल एक जाति को खुश करके स्पष्ट बहुमत नहीं लिया जा सकता, चुनाव नहीं जीता जा सकता, क्योंकि कोई भी क्षेत्र ऐसा है ही नहीं जो सिर्फ एक जाति का बहुमत, स्पष्ट बहुमत लेकर बैठा हो, ठीक है। प्रत्येक पार्टी को चुनाव जीतने के लिए एक से अधिक जाति और समुदाय, एक से अधिक समुदायों के लोगों का विश्वास जीतना आवश्यक है। तो एक तरह से पार्टियों ने, मान लीजिए कि अगर किसी लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर जाति बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, मान लीजिए 50% से ज़्यादा है,
तो सर कोई भी कैंडिडेट को क्या करना है, उस जाति को जाके खुश करना है, वो जाति के सभी लोग उसको वोट दे देंगे, 50% से ज़्यादा वोट उसको मिलेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन अभी ऐसा तो किसी भी संसदीय क्षेत्र में है ही नहीं कि स्पष्ट बहुमत देने के लिए कोई एक जाति की अधिकता हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, कोई भी जो कैंडिडेट होगा, जो भी चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है, वो क्या करेगा, जाएगा और उसे हर जाति के लोगों को, अलग अलग ढेर सारी जाति के लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, उनको खुश करना पड़ेगा, तब जाके वो चुनाव जीतेगा। तो जाति का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि हर एक से अधिक समुदायों का विकास करने की भावना लेके उम्मीदवार को चलना पड़ता है। अगली चीज़ है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये भी एक बात है कि कोई भी एक पर्टिकुलर जाति है, वो उसके सभी लोग 100% लोग किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जाकर वोट नहीं देते हैं, हर जाति के लोग अलग अलग सभी पार्टियों को वोट देते हैं। तो इससे क्या होता है, कई राजनीतिक पार्टियां एक ही जाति के उम्मीदवार को चुनाव के लिए खड़ा कर सकती हैं। मतलब एक ही राजनीतिक पार्टी जो है वो कई जाति के लोगों को भी चुनाव में खड़ा कर देगी, या फिर जो कई जाति की जो मतलब कई सारी पार्टियां जो हैं वो भी एक ही अलग अलग जाति के, मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कोई ऊंची जाति है और कोई एक पार्टी ऐसी है जो नीची जातियों को रिप्रेजेंट करती है कहने को, तो नीची जाति वाली पार्टी भी, नीची जाति को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी भी जो है ऊंची जाति के लोगों को वोट दे सकती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जाति ऊंची या नीची होती है, लेकिन जो कहने को कहा जाता है ना कि ऊंची जाति है, नीची जाति है, जैसा समाज में विभाजन है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि किसी भी जाति के लोग, चाहे कहने को किसी भी कोई किसी पर्टिकुलर जाति की कोई समर्थक पार्टी है, वो भी किसी दूसरी जाति के लोगों को टिकट दे सकती है। तो इस तरह से चूँकि लोगों का जो है किसी एक पार्टी को अपनी ही सिर्फ जिस जाति को सपोर्ट कर रहे हैं कह के, वो लोग उसी जाति का सारा वोट पा नहीं सकते, तो उन्हें अलग अलग उम्मीदवारों को टिकट देना पड़ेगा। अगली चीज़ है, सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर सभी जातियां हैं, सभी समुदाय हैं, वो सब के सब लोग एक ही पर्टिकुलर पार्टी को पसंद करते हैं, एक ही पर्टिकुलर पर्सन को पसंद करते हैं, तो कभी चुनाव हारते ही नहीं। लेकिन आए दिन देखा जाता है कि लोग चुनाव हारते हैं। इसका मतलब क्या है कि जातियां जो हैं वो जाति से हट के भी वोट करते, जाति के जो लोग हैं वो जाति से हट के भी वोट करते हैं। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो वन संरक्षण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वनों का यानी जंगलों का संरक्षण करना, उनको बचाना। तो वन संरक्षण से अभिप्राय है वनों की वर्तमान पीढ़ी तथा भावी पीढ़ी के अस्तित्व एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाव करना तथा विभिन्न कारणों से हो रहे इसके ह्रास को, यहाँ पे हवा के साथ आधा र भी लगेगा, ह्रास को कम करना है। यानी कि वनों का संरक्षण करना ऐसे, मतलब वनों के साथ वो काम करना है कि वर्तमान पीढ़ी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। वर्तमान पीढ़ी मतलब हम लोगों की पीढ़ी, और आगे आने वाली पीढ़ी को भी सभी चीज़ें वो मिले, कम से कम उतनी तो मिले ही जितनी हमारे पास है या जितना हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम लोग वनों को इस्तेमाल करें या फिर इस तरीके से उनको बचाव करके रखें तो हम उसको वन संरक्षण कहते हैं। और अलग अलग वजहों से जो इसमें खराबी आ रही है, इसमें तोड़ फोड़ हो रही है, इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको नष्ट किया जा रहा है, उसको जो है हम लोग कम करने की कोशिश करें, उन वजहों को कम करने की कोशिश करें। वनों का मानवीय जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों तथा मानवीय अस्तित्व, पर्यावरणीय सुरक्षा आदि आवश्यकताओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1952 में वन नीति लेके आए थे, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आए थे। तो वनों के संरक्षण के लिए, चूँकि वन जो है हमारे लाइफ में, जो जंगल हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो वहाँ से लकड़ी, छाल, पेड़ों की छाल, बहुत सारी दवाइयाँ, पत्तियाँ, अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलता है। और प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो पूरे वायुमंडल के अंदर जो है हमारा जो है एनवायरनमेंट को ये लोग प्योर करने का काम करते हैं और पूरा एनवायरनमेंट में हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम करते हैं जंगल। तो जंगल जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी होते हैं और इन्हीं पे हमारा अस्तित्व टिका हुआ है। पर्यावरणीय सुरक्षा जरूरी, मतलब अगर इनको हम लोग वो नहीं करेंगे, इनको बचा के नहीं रखेंगे तो हमारा पर्यावरण खराब होने लगेगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कि इनकी सुरक्षा की ज़रूरत है, भारत सरकार जो है अलग अलग नियम लेके आई है, जिनमें से 1952 में वन नीति लेके आए थे, 1952 में वन नीति लेके आए थे, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आए थे। उसके अलावा इन्होंने अलग अलग वन्य जीव विहार क्षेत्रों में वनों को बांट दिया है, नेशनल पार्क बना दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं। इस तरीके से वनों के संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। अलग अलग जंगलों को उन लोगों ने, किसी को वन्य जीव विहार घोषित कर दिया तो उसका संरक्षण उससे होने लगता है।
मतलब वन्य जीव विहार घोषित करने से धीरे धीरे उधर जो है उसके लिए नियम बना दिए जाते हैं कि इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटी की जा सकती है। ऐसे ही नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से संरक्षण के अलग अलग प्रयास भारत सरकार ने किए हैं। इसके अंतर्गत मुख्य उपाय जैसे वनों के अंधाधुंध तथा अवैध अवदोहन पर रोक लगाकर इन्हें संरक्षित किया जा रहा है। यानी कि सरकार जो है इन सारे नियमों को यूज करके या फिर वन्य जीव विहार बना के, नेशनल पार्क बना के, बायोस्फीयर रिजर्व बना के जंगलों को कटने से बचाने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर वनों के ह्रास को रोका जा रहा है। ज़्यादा वृक्षारोपण करके ये जो कोशिश की जा रही है कि दोबारा जो है वनीकरण किया जाए अलग अलग जगहों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। ये भी अथवा है, अथवा में है, इसको भी देख लेते हैं। अभी वन्य जीव संरक्षण या क्या कहते हैं वन संरक्षण पे भी चल रहा था, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण के उपाय है। वनों की रक्षा कर उन्हें आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना वन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, वनों के संरक्षण से पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है। यानी कि जो इकोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, पूरे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पारिस्थितिक विविधता से मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग तरह की कितनी प्रजातियाँ एग्जिस्ट करती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर, हर चीज़ को मिला के कितनी प्रजातियाँ एग्जिस्ट करती हैं उसे पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। और जितनी ज़्यादा पारिस्थितिक विविधता रहती है वो क्षेत्र जो है उतना ज़्यादा समृद्ध होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वनों को सुरक्षित रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पारिस्थितिक विविधता जो है बनी रहेगी, जिससे जल, मृदा एवं वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहता है। अच्छा, पारिस्थितिक विविधता बनी रहेगी तो ये जल, मृदा, वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सृजन होता रहेगा। ऐसा होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि एक चीज़ जो होती है दूसरे पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है, एक के बिना जो दूसरा है वो नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर केचुओं का एग्जांपल ले लीजिए, अगर सारे केचुए खत्म हो जाते हैं तो जो केचुए जो हैं वो ज़मीन को बहुत ज़्यादा उर्वरक बनाने का काम करते हैं, मिट्टी खा खा के। तो उससे जो क्या होता है, हमारी मिट्टी, अगर केचुए खत्म हो जाए तो मिट्टी उर्वरक होना बंद हो जाएगी, मतलब मिट्टी में से उर्वरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पारिस्थितिक विविधता है, अगर बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्स प्रजातियाँ वहाँ पर रहेंगी तो उनके सहयोग से जो पारिस्थितिक तंत्र की जो घटक हैं, जैसे जल है, मृदा है, वायु है, उनका जो है पुनः गठन होता रहेगा, उनका जो है संरक्षण होता रहेगा। तो इसीलिए 1960 एवं 1970 के दशकों में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों एवं वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग की थी। तो 1960-70 के दशक में वनों और वन्य जीव के संरक्षण की मांग की गई। तो भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम 1972, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं कि कब हुआ था। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू करके वनों और वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए, जैसे वन्य प्राणी संरक्षण, वन्य प्राणी अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित होने के पश्चात संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए वन्य जीव अवसरों का, वन्य जीव आवासों का, वन्य जीव आवास से मतलब होता है ऐसी जगहें जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, उनका कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया। तो वन प्राणी संरक्षण उन्होंने लागू किया 1972 में। वन्य प्राणी अधिनियम लागू करके जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी कि जिनके अस्तित्व पर संकट बना हुआ है, जिनको अगर मारा गया तो धीरे धीरे करके वो प्रजातियां पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगी, उनको बचाने के लिए, शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, वन्य जीव आवास यानी जंगली जानवरों के रहने की जगहों को मतलब उनको रक्षण के लिए, उनको कानूनी रक्षण देने के लिए तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने के लिए ये चीज़ हमारी सरकार लेके आई थी। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया? किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। तो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वैश्वीकरण को कैसे बढ़ाती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं, विश्व के सभी देशों ने अपने बाजार एक दूसरे के लिए खोल दिए, वही वैश्वीकरण है। तो प्रौद्योगिकी जो है वैश्वीकरण होने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, उसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को और ज़्यादा बढ़ावा दिया था। वो कैसे दिया था देखते हैं। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचार और इंटरनेट क्रांति, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, जो कम्युनिकेशन के साधन बढ़ते चले गए, तो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स के बारे में, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के बिजनेस के बारे में, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी शुरू हो गई। जैसे हमारे देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश जाने, दूसरे देश की टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप देखेंगे अब क्या है, व्यापार, शिक्षा और जानकारी का आदान प्रदान तुरंत किया जा सकता है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इंटरनेट है, मोबाइल है और डिजिटल संचार टेक्निक जो है, पूरी दुनिया जो है आपस में एक दूसरे से इसकी वजह से जुड़ चुकी है। तो अब जो है
सारा ट्रेड जो है, एजुकेशन है और जो भी इंफॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान तुरंत किया जा सकता है। ये सब आपस में एक दूसरे को हम लोग तेज़ी से भेज सकते हैं। तो इससे क्या है, वैश्वीकरण धीरे धीरे मतलब वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यानी कि अभी चाइना में कुछ काम चल रहा है तो उसके बारे में वीडियो बना के लोग डालते हैं तो हम लोग को भी यहाँ पता चल जाता है। अमेरिका में कुछ हो रहा है उसके बारे में वीडियो बना के लोग डालते हैं तो हमें भी पता चलता है। इस तरीके की चीज़ें जो है धीरे धीरे आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो जिससे वैश्विक व्यापार भी बढ़ा है और संस्कृति का आदान प्रदान भी बढ़ा है। ठीक है। परिवहन और लॉजिस्टिक से मतलब है, परिवहन तो पता ही है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लॉजिस्टिक का भी वही मतलब होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना। परिवहन और लॉजिस्टिक का जब विकास हुआ है तो उससे आधुनिक परिवहन प्रणालियों जैसे कि हवाई मार्ग, कंटेनर शिपिंग और रेलवे नेटवर्क के सुधार से वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक आपूर्ति आसान हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिली है। तो जैसे जैसे परिवहन और लॉजिस्टिक बढ़ा है वैसे वैसे दुनिया में चीज़ों का जो है आदान प्रदान या चीज़ों को कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना आसान हो गया है। तो जिससे पूरी चीज़ों की मतलब सेवाओं की और वस्तुओं की वैश्विक आपूर्ति बहुत तेज़ी से बढ़ी है। उस पर कुछ वो आया है एंटीवायरस का, जो एंटीवायरस का वो आया है, अनइंस्टॉल करने कह रहे थे, कुछ हो गया। उससे वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसीलिए अनइंस्टॉल करूंगा तो उसको आ जाएगा ना, बंद हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि ये तो चल रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है ना। चलिए, ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वही बात है, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए प्रश्न खत्म करके मैं गया हूँ। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आगे वर्णनात्मक 2 यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं हमारे पास। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में हमें 150 शब्दों में आंसर लिखना होता है। आप सब जानते हैं, इससे पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं। आइए प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक सिद्ध हुई? तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, किसी एक पर्टिकुलर समाज के लोग जो होते हैं आपस में किसी एक चीज़ को लेके यूनाइटेड हो जाते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपनी संस्कृति को लेकर हो जाएंगे, भाषा को लेकर हो जाएंगे, या जियोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र को लेके। भौगोलिक क्षेत्र के ही लोग होंगे, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोग किसी एक कॉमन कॉज के लिए, किसी एक कॉमन कॉज से मतलब होता है किसी एक ही जो उनके लिए जो एक जैसा उद्देश्य है, उसके मतलब एक उद्देश्य के लिए एकीकृत हो जाएंगे, तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग एक साझा पहचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और एकता की भावना रखते हैं। तो वही जैसा मैंने बताया सामान्य भाषा में कि साझा पहचान, भाषा, संस्कृति, इतिहास और भौगोलिक सीमाओं के आधार पर अपने देश के प्रति एकता की भावना रखते हैं और प्रेम की भावना रखते हैं। यह राजनीतिक विचारधारा समाज को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने पर बल देती है, जहां लोग अपने देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और विकास के लिए एकजुट होते हैं। तो एक तरह से लोगों के अंदर एकता की भावना का विकास होता है, जिससे लोग क्या करते हैं, एक अपने देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और विकास के लिए एकजुट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब राष्ट्रवाद का उदय जो है यूरोप से माना जाता है, फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। 1789 की फ्रांस की क्रांति है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल थी, देखते हैं। सबसे पहला है फ्रांस की क्रांति। पहली चीज जो थी वो फ्रांस की क्रांति, ये हेडिंग है फ्रांस की क्रांति। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ये 3 विचार लेके आए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इन विचारों को बढ़ावा दिया और पूरे यूरोप में धीरे धीरे ये विचार फैल गए। तो इससे राष्ट्रीय एकता को बहुत ज़्यादा बल मिला। अगली जो चीज़ थी वो था नेपोलियन का युद्ध। अगला जो हेडिंग है वो है, मतलब जो दूसरा पॉइंट है वो है नेपोलियन का युद्ध। जब फ्रांस की क्रांति हुई
1793 में फ्रांस के राजा को मार दिया गया और उसके बाद से 1797 से नेपोलियन अपनी लड़ाइयाँ शुरू करता है। नेपोलियन का उसके बाद से उदय होता है। नेपोलियन जो है फ्रांस का एक तरह से राजा बन जाता है और पूरे यूरोप को धीरे धीरे एक करने की कोशिश करने लगता है। पूरे यूरोप में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के भाव को फैलाने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, यूरोप में राष्ट्रीय एकता और समान कानूनी प्रणाली को लागू करता है। जब वो बहुत सारी लड़ाइयाँ जीत जाता है तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड लेके आता है, यानी नेपोलियन के नियम लेके आता है और उसके तहत जो है पूरे फ्रांस में राष्ट्रीय एकता और समान कानून प्रणाली लागू करता है। तो उससे भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती है। उसके बाद जब नेपोलियन हार जाता है तो उसके बाद से फिर से रूढ़िवादी सरकारें आ जाती हैं। तो फिर यूरोप में जो उदारवादी लोग थे वो क्रांतियां शुरू करवा देते हैं। तो 1848 की क्रांतियां, यूरोप के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन होते हैं जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग को लेकर होते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बल देते हैं। स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की मांग को बहुत ज़्यादा बल देते हैं। उसके बाद जो एक और रिस्पॉन्सिबल चीज़ थी कि औद्योगिक क्रांति, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था यूरोप में, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। तो उसके बाद से लोगों के पास पैसा आने लगा था। जब लोगों के पास पैसा आने लगा तो वो लोग धीरे धीरे ये कहने लगे जब हम पे पैसा है तो हमें भी अधिकार दो, हम टैक्स देते हैं तो हमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो जब पैसा, औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो उसमें उसके अलावा उस औद्योगिक क्रांति में जो है रिच वर्ग तो सामने आता है, उसके अलावा संचार और परिवहन में भी सुधार होता है जिससे अलग अलग क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़ जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आपस में जुड़े और एक दूसरे की भावनाओं को शेयर किया तो उससे क्या होता है, राष्ट्रीय एकता की भावना धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। उसके अलावा राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में बोलियाँ, संगीत, नाटक, ये सब जो है ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय बोलियों के माध्यम से स्थानीय लोक साहित्य को, जो लोकल वहाँ के फोक स्टोरीज थी, जो वहाँ के लोकल साहित्य था, उसको एकत्रित करके और पूरे देश में फैला दिया गया जिससे आधुनिक राष्ट्रीय संदेश अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। जहाँ पे अधिकांश लोग निरक्षर थे, मतलब जो लोकल भाषा में अगर आप लोग कहानियाँ सुनाएंगे तो लोकल जिन लोगों के पास मतलब जो पढ़े लिखे लोग नहीं वो लोकल भाषा ज़्यादा समझते हैं तो उनकी कहानियों को अलग अलग लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि उनके बीच में भी आधुनिक राष्ट्रीय संदेश जो है फैला। भाषा और लोक साहित्य भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा का महत्व समाप्त कर दिया गया था तथा रूसी भाषा को एक हथियार बनाया गया, मतलब केवल एक भाषा लोगों पे लगा दिया गया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी उसके बाद से, ठीक है। तो भाषा को भी इस्तेमाल किया गया लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसमें क्या होता है, ये सारी परिस्थितियाँ जब हुई तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी और लोगों ने क्या किया कि पूरा जो देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे वो पूरे देशों को एक में जोड़ने का प्रयास करना शुरू किया। तो जिससे इटली और जर्मनी जैसे देशों का एकीकरण हुआ। जर्मनी जो है कई सारे 38-39 उसमें छोटे छोटे कस्बों में विभाजित कर रखा था नेपोलियन ने, उसका भी एकीकरण बाद में जाके होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है औपचारिक एवं अनौपचारिक शाख के मध्य भेद स्पष्ट कीजिए, शाख के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले वाले पेपर में भी हमने इसको देखा है। औपचारिक स्रोत यानी औपचारिक स्रोत जो वहाँ से ऐसे स्रोत जहाँ से ऋण लिया जाता है, जहाँ से लोन लिया जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई विनियामक संस्था बैठी होती है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अनौपचारिक स्रोत के अंदर क्या होता है, उसके ऊपर कोई विनियामक संस्था नहीं बैठी हुई है, जैसे हमारे दोस्तों या रिश्तेदारों से या किसी साहूकार से हम लोग अगर उधार ले लें तो उनको देखने वाला, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक आते हैं, सहकारी समितियां आती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, इन औपचारिक स्रोतों पर इनकी कार्य प्रणाली पर यानी कार्य करने के जो इनकी टेक्निक है या इनका जो कार्य करने का तरीका है उस पर भारतीय रिजर्व बैंक नज़र रखता है। औपचारिक स्रोतों द्वारा जो लिए गए ऋण है कि लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक सरोकार मतलब सामाजिक विकास भी, लोगों की भलाई करना भी होता है, मतलब तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो हो गया, इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है, इनकी मजबूरी है करना। अगला जो हो गया, इसमें कम वार्षिक ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो जाता है, यानी कि इनका जो है ब्याज दर कम होता है। वहीं अनौपचारिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक स्रोत जो होते हैं उसके अंदर साहूकार आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, व्यापारी आते हैं, मालिक होते हैं, ठीक है। ये सब लोग जो है अनौपचारिक स्रोतों के अंदर आते हैं।
पहला पॉइंट तो ये हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अनौपचारिक स्रोतों की बात करोगे तो ऋणदाताओं की जो गतिविधि होती है, यानी लोन देने वाले, उधार देने वालों की गतिविधियों की देख रेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, मतलब इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कोई संस्था मौजूद नहीं है। इनके लिए सरकारी नियम है तो सही, पर उनका पालन नहीं होता है, ठीक है। और इनका जो है ब्याज दर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अधिक वार्षिक ब्याज देना पड़ता है इन अनौपचारिक स्रोतों से अगर हम लोग लोन लेते हैं या उधार लेते हैं तो, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट अनौपचारिक स्रोत के हो गए। शाख के कौन कौन से स्रोत होते हैं? औपचारिक स्रोत होते हैं जिनके अंदर बैंक आते हैं, सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक आते हैं, ठीक है। अनौपचारिक स्रोत होते हैं दूसरे, इनके अंदर जो है साहूकार, व्यापारी, मित्र और परिवार आते हैं, इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अनौपचारिक ऋण को बढ़ावा देकर, औपचारिक ऋण को बढ़ावा अगर दिया जाए तो अनौपचारिक ऋण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। अनौपचारिक ऋण में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ब्याज दर इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच में आपस में विवाद हो जाता है, कभी कभी तो बात लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर लेकर चले आते हैं। तो ये जो भी अनौपचारिक स्रोत के दुष्प्रभाव हैं उनको कम करने के लिए औपचारिक ऋण को बढ़ावा देना जरूरी है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महामंदी का क्या आशय है, इसके प्रमुख कारण एवं प्रभाव बताइए। महामंदी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी एक पेपर में आ चुका है। ये जो है महामंदी जो 1920 से 30 के बीच में, 1929 के आसपास जो है महामंदी शुरू हुई थी। 1928 से लेकर 1934 तक, 1928 से शुरू होती है, 1929 में आ जाती है, 1934 तक चलती है, ठीक है। तो 1930 का जो दशक होता है उस दौरान महामंदी चलती है, जिसमें क्या होता है कि लोगों के पास पैसा इतना कम हो जाता है कि कृषि के जो सामान होते हैं, जो कृषि के सामान होते हैं वो धीरे धीरे बिकने बंद हो जाते हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, उनका निर्यात आयात बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष 1929 से आर्थिक महामंदी शुरू हो जाती है। 1930 के दशक के मध्य तक, यानी 1934-35 तक ये चलती है। 1930 के दशक का मध्य के बाद यही होती है, बनी रहती है। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। दुनिया के ज़्यादातर देशों में उत्पादन भी कम हो गया था, रोजगार भी कम हुआ, आय और व्यापार भी कम हुआ। उत्पादन तो कम करना पड़ा। उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, ये क्यों हुई थी महामंदी? सबसे पहला कारण जो था, कृषि उत्पादन की अधिकता थी। कृषि उत्पादन की अधिकता थी। क्या हुआ, लोगों के पास पैसा था नहीं, कृषि का उत्पादन हो रहा था और लोगों को पैसा नहीं था कि कृषि के जो उत्पादन हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको खरीदा जाए। तो वो जो है प्रोडक्ट जो उनके पास पहुँचे वो खरीद नहीं पाए, तो दोबारा और प्रोडक्ट की मांग बढ़ी नहीं तो यहाँ से प्रोडक्ट भेजे नहीं गए। अब यहाँ पे लोगों को लगा कि हमारी आमदनी कम होगी, प्रोडक्ट नहीं गए, तो इन्होंने और ज़्यादा उगाना शुरू किया कि जितना ज़्यादा उगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा बिकेगा। तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गए लेकिन बिके नहीं, तो अधिकता कृषि के प्रोडक्ट की अधिकता ऐसे हो जाती है। तो ये समस्या लगातार बनी रही। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य जो है वो घटता चला गया। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा, मांग कम है तो मूल्य घटता ही चला जाएगा। किसानों ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया, इससे स्थिति और खराब हो गई। जैसा मैंने बताया, उनको लगा कि हमारी आय कम होगी तो और ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, और उन्होंने और ज़्यादा उत्पादन कर दिया तो उससे क्या होता है कि उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है और कृषि उत्पादों का दाम और ज़्यादा गिर जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 10 सामान है, वो ऑलरेडी 10-10 रुपये की कीमत में बिक रहा है। मैंने सोचा कि मुझे आमदनी बढ़ानी है, तो मैंने क्या किया, 10 और बना दिए। तो पहले वाले ही 10 नहीं बिक रहे थे, अब अगले 10 कैसे बिकेंगे, तो उनका दाम तो और 5-5 करना पड़ेगा मुझे। तो जो है सामान और सस्ता होता चला गया। अगला पॉइंट है, अगला कारक क्या था, 1920 के दशक के मध्य बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर, अमेरिका से बहुत सारे देशों ने कर्ज लिया था अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अच्छी स्थिति में अगर अमेरिका रहता तो वो कर्ज और दे देता, लेकिन अमेरिका की भी हालत ख़राब हो गई तो उन्होंने कर्ज देना ही बंद कर दिया। अच्छी स्थिति में अमेरिका से कर्जा लेना आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी व्यवसायी धराशायी हो गए, तो इन्होंने कर्जा देना बंद कर दिया। तो उस दौरान क्या हुआ था, यूरोप के कई सारे बैंक इनकी वजह से बंद हो गए थे, कर्जा नहीं दे रहे थे। तो पहले 6 महीने, मतलब वर्ष 1928 के पहले 6 महीनों में जो अमेरिका का कर्जा $1 अरब तक था, वो 1 वर्ष के अंदर कर्जा घटकर केवल 1/4 रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ पड़ा था, क्योंकि उनके पास, अमेरिका के पास ही पैसा नहीं था, वो बाकी देशों को कर्जा कहाँ से दे। तो इसीलिए वो अमेरिका के पैसे पे जो निर्भर था, उनके पास बहुत ज़्यादा संकट आ गया था, वो लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गए थे। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है?
अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है केंद्रीय सत्ता, मतलब जो शक्तियां हैं उनको किसी एक जगह केंद्रीकरण होने से रोका जाए। तो भारत एक विशाल देश है, इसीलिए यहाँ पर 2 स्तर वाली शासन व्यवस्था से अच्छा शासन नहीं चल सकता। यानी कि केवल 2 स्तर की जो शासन, हमारे यहाँ शासन व्यवस्था 2 स्तर की थी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो उससे ही केवल काम नहीं चलना था, क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक विविधता बहुत है। अलग अलग देश, मतलब अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे गांव हैं, अलग अलग गांव के अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनके अलग अलग तरीके के रीति रिवाज हैं। तो वो जो चीज़ें हैं केवल केंद्र और राज्य स्तर पर शासन करके नहीं चलाया जा सकता था। भारत में राज्य बड़े होने के साथ साथ यह स्वयं भी आंतरिक स्तर पर विविधताओं से पूर्ण है। यही जो मतलब है कि राज्य बड़े तो हैं ही, लेकिन उनके अंदर जो छोटे छोटे गांव हैं उनकी अपनी बहुत सारी विविधताएं हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग गांव में छोटी छोटी दूरी में, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरियों पे छोटे छोटे गांव में विविध, मतलब उनके कल्चर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इसीलिए भारत में संघीय सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। तो जो भी संघीय सत्ता है उसके विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है या आवश्यकता थी। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, वही केंद्र से शक्तियां लेके राज्य सरकारों को या फिर छोटी छोटे स्थानीय सरकारों को देना शुरू किया जाता है, तो इसे हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत में अनेक मुद्दों और समस्याओं का स्थानीय स्तर पर बेहतर समाधान किया जा सकता है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर से रिलेटेड होते हैं, स्थानीय स्तर की संस्कृति से रिलेटेड होते हैं। उनका समाधान करने के लिए जो है स्थानीय स्तर पे ज़्यादा बेहतर उपाय किए जा सकते हैं, जो कि केंद्र स्तर पे संभव नहीं है। स्थानीय सत्ता के विकेंद्रीकरण से स्थानीय लोगों को अपने हितों में सीधे भागीदार बनना संभव हो पाता है। यानी कि अगर हम लोग स्थानीय लोगों को सत्ता अगर दे दें, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दें, छोटे छोटे स्तरों पर सत्ता को बांट दें, तो जो लोकल लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो अपने हितों के लिए, अपने बारे में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए स्वतः ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्वतः ही भागीदार बन जाएंगे, उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को भारत के संविधान द्वारा भी स्वीकार किया गया। इसके पश्चात नगरीय व ग्रामीण स्तर पर भी अनेक प्रयास किए गए। इसी के तहत जो है ग्रामीण और नगरीय स्तर पे भी जो है शासन व्यवस्था लेके आए ये लोग, वहाँ पे जो पंचायतों का उदय हुआ था। अब स्थानीय सरकारों की बात करेंगे तो स्थानीय सरकार जो है वो तीसरे स्तर, केंद्र और राज्य स्तर पे तो सरकारें थी ही, तो तीसरे स्तर पर सरकार को स्थानीय सरकार, मतलब जो तीसरे स्तर की जो सरकार है उसको हम लोग स्थानीय सरकार कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इस स्तर की सरकार के अंतर्गत जो है गाँव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर पालिकाएँ होती हैं, जिला परिषद होते हैं और नगर निगम भी होते हैं। जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर नगर निगम होते हैं। तो इनकी स्थापना की गई थी ताकि लोकल लेवल पे, लोकल स्तर पे उनका प्रशासन किया जा सके, उनके बारे में डिसीजन लिया जा सके, उनके जो है अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके। लेकिन ये जो स्थानीय सरकारें थी इनको राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। यानी जो स्थानीय सरकारें होती हैं ये राज्य सरकार के नियंत्रण में होती हैं। स्थानीय सरकारों के लिए नियमित रूप से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे पहले। ठीक है, इस स्तर की सरकारों के पास अपना कोई अधिकार नहीं था। सत्ता का विकेंद्रीकरण सिर्फ नाम मात्र हुआ था। फिर बाद में जो है इसको दोबारा स्थानीय सरकारों को अधिकार, संवैधानिक अधिकार दे दिए गए थे, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही काम किया गया था। अगला प्रश्न अथवा वाला है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में विपक्ष यानी कि वह पार्टी जो चुनाव जीत नहीं पाई, तो जब चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो वो लोग विपक्ष में बैठते हैं। और विपक्ष की भूमिका जो होती है हमारे देश में बहुत ज़्यादा, किसी भी देश में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजी में कहावत है एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। अगर किसी को पूरी ताकत दे दी जाए तो वो बाद में भ्रष्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट पावर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध करने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। तो लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है सरकार की नीतियों और कार्य की समीक्षा करने का काम करता है, उसे जवाबदेह बनाता है। मतलब जो भी कोई काम अगर सरकार ने लिया है तो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और कोई काम ऐसा है जो सरकार ने हाथ में नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, कोई काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ये सारी जवाबदेही जो है सरकार की होनी चाहिए। और ये चीज़ें जो है तय करना कि सरकार जवाबदेह है इस चीज़ के लिए, वो विपक्ष का काम है। तो सरकार की जो भी नीतियाँ हैं, जो भी कार्य हैं, उनकी समीक्षा करेगा भी। विपक्ष का काम क्या होता है, उनकी समीक्षा करना, यानी उनके बारे में
देखना कि ये ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा जनहित की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विपक्ष जो है, ये सब चीज़ें करके, जो नीति और कार्यों की समीक्षा करके उनकी जवाबदेही करके देश का जो हित है, जो लोगों का जो हित है, उनकी रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विपक्ष मजबूत और सक्रिय है तो लोकतंत्र को संतुलित रखता है और पारदर्शी बनाए रखने में सहायता करता है। यानी कि जो जनता का शासन है, जनता के लोगों ने जो सरकार चुन के भेजा है, वो सरकार जो है उसको करप्ट होने से विपक्ष रोकता है और क्या करता है, ट्रांसपेरेंट बनाए रखता है। मतलब कोई कुछ भी ऐसा नहीं होने देता है जिससे क्या हो कि सरकार जो है अपने मन से कोई डिसीजन ले ले और जनता को बताए ही ना, बस कुछ भी सोच के डिसीजन ले लिया। विपक्ष उनसे सवाल पूछता है कि जो भी डिसीजन लिए गए क्यों लिए गए, कैसे लिए गए और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, और उन नुकसानों को भी विपक्ष जनता के सामने रखता है। विपक्ष की भूमिकाएं क्या है? पहला पॉइंट, विपक्ष संसद एवं उनकी समितियों के अंदर। संसद की समितियों से मतलब होता है संसद में अलग अलग कामों के लिए कई सारी समितियां होती हैं, जिनका काम जो होता है, कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो कुछ नीतियों की जांच करने के लिए बनी होती है, कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन लेने के लिए बनी होती हैं, उनके बारे में स्टडी करने के लिए बनी होती हैं। तो विपक्ष जो है वो संसद और उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर, मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन के आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब जो कुछ भी सरकार के कामकाज हैं वो उन पर प्रतिक्रिया करने का काम संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी ये काम विपक्ष का होता है। सरकार से सवाल करने का काम विपक्ष का होता है और उनकी निगरानी करने का भी काम जो होता है विपक्ष का होता है। अगला पॉइंट है, विपक्ष जो है इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार जो है संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। मतलब जो भी संविधान ने हम लोगों को सुरक्षा दी है, जनता को सुरक्षा दी है, उसको कोई सरकार ऐसा ना हो, क्योंकि सरकार के पास पावर है, कोशिश कर सकती है उसे तोड़ने की। जो संविधान ने हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रखा है उनको हटाने की, उनको तोड़ने की कोशिश कर सकती है। तो विपक्ष का काम है कि वो संवैधानिक सुरक्षा घेरा जो है उसे टूटने से बचाए। सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। तो जो कुछ भी नियम सरकार बनाती है, जो भी देश के हित के लिए या फिर लोगों के लिए जो भी नियम जो है सरकार बनाए, लोक हित के लिए या फिर देश हित के लिए, तो विपक्ष जो है उसको आलोचनात्मक रूप से उसे देखता है। मतलब उसका जो है एक क्रिटिकल एनालिसिस करता है टेक्निकली, तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उसे देखता है। उसके अलावा विपक्ष में केवल सरकार के कामकाज पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रहता। मतलब विपक्ष का जो काम है केवल सरकार का कामकाज, संसद में विपक्ष जो बैठता है वो केवल सरकार के कामकाज पर ही नजर रखने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करके वह अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। यानी कि चूंकि विपक्ष के पास तो वैसे पावर नहीं होती है नियम बनाने की, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल संसद में जो रूल बनाए जा रहे हैं, जो संसद में काम हो रहे हैं, उनकी आलोचना करे और उनके बारे में केवल प्रश्न पूछे। जो भी सांसद है, जो विपक्ष का सांसद, वो भी तो कहीं से चुनाव जीत के गया है। जो चुनाव वो जीत के गया है तो उस एरिया की भी ज़रूरतें हैं। जिस एरिया से वो चुनाव जीत के गया है तो उस एरिया के जो उसका निर्वाचन क्षेत्र है उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं, अगर कोई स्पेशल नीड है उस जगह की, सपोज करिए कि कोई पहाड़ी एरिया से कोई जीत के गया तो वहाँ पे स्पेशल नीड होती है, कोई माइनिंग एरिया से जीत के गया, कोई ट्राइबल एरिया से जीत के गया है तो उनकी स्पेशल नीड होती है, ठीक है। तो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं, उनके बारे में कुछ अगर संशोधन किए गए हैं और उनके बारे में अगर कुछ आश्वासन दिए गए हैं तो उसके संबंध में भी मांग करता है और अपील प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई सांसद अगर है स्पेशल क्षेत्र से गया है तो उसमें निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित नीड्स यानी ज़रूरतें, संशोधन और आश्वासनों के संबंध में मांग प्रस्तुत कर सकता है। उसके अलावा विपक्ष जो होता है आम आदमी की समस्याओं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाता है, सरकार पर दबाव भी बनाता है। अगला है, केवल विरोध करना ही नहीं बल्कि विपक्ष सरकार की नीतियों का विश्लेषण कर बेहतर समाधान और वैकल्पिक नीतियां भी प्रस्तुत करता है। यानी ऐसा नहीं है कि विपक्ष केवल किसी नीति का विरोध ही करेगा। अगर कोई नीति समझ में नहीं आ रही है, विपक्ष को अच्छी नहीं लग रही है, तो विपक्ष क्या करेगा, उसके अंदर की सारी कमियां निकाल कर दे देगा, सब विश्लेषण अच्छे से उसके एनालिसिस करेगा, उसके अंदर की कमियां निकालेगा और सरकार को बेहतर समाधान प्रस्तुत करेगा, बताएगा कि इसका कैसे सॉल्व किया जा सकता है या फिर उसकी जगह पे कोई और वैकल्पिक नीति, कौन सी और नियम बनाए जा सकते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है, विपक्ष संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करता है तथा किसी भी प्रकार की तानाशाही प्रवृत्तियों का विरोध करता है। यानी कि अगर कभी सपोज करिए कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मिल गई, यानी कि पूरी सीटें, ज़्यादातर सीटें जो हैं, मतलब ऐसी इतनी ज़्यादा सीटें कोई सरकार जीत गई कि अपनी मनमर्जी करने लगी, यानी तानाशाही प्रवृत्ति की हो गई, तो तानाशाही प्रवृत्ति को रोकने का काम भी विपक्ष का होता है।
जनता के बीच में लेके आएगा कि कैसे कोई सरकार जो है तानाशाह होती चली जा रही है। तो इससे जनता को अगर समझ में आएगा तो सरकार को अगली बार वो जनता नहीं चुनेगी। यदि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होती है तो विपक्ष उसका खुलासा करता है और जांच की मांग भी करता है, यानी कि सरकार को भ्रष्टाचार करने से रोकने की कोशिश भी करता है, सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा भी करता है। विपक्ष सामाजिक मुद्दों पर जन आंदोलनों का नेतृत्व करता है। अगर कोई सामाजिक मुद्दा है जिस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या कोई सामाजिक मुद्दा है जो विपक्ष को लग रहा है कि सामने आना चाहिए, तो उसके लिए वो जन आंदोलनों का नेतृत्व करता है और जनता को जागरूक करता है उनके बारे में। एक सशक्त विपक्ष जो होता है लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और शासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाए रखता है। यानी कि अगर विपक्ष रहेगा तो सत्ता जो है उसको चेक एंड बैलेंस में रखता है, मतलब चेक में रखता है, जिससे सत्ता का बैलेंस बना रहता है, सत्ता के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं चली जाती है। तो इससे क्या होता है, देश हित में काम होते हैं। शक्तिशाली विपक्ष जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक क्या है? इसे निर्धारित करने वाले प्रमुख अवयवों पर प्रकाश डालिए। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक एक विधि है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। मतलब देशों का मानव विकास कितना ज़्यादा हो रहा है, इंसान किसी भी देश के अंदर जो इंसान हैं, जो उनके नागरिक हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। मतलब उनके बारे में सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल वो लोग पैसे से ही, उनको मतलब शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से हर तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, उनका शैक्षिक व्यवस्था, उनको मतलब अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है या नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अच्छा पानी पीने को, खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी है कि नहीं है। ठीक है, इस सूचकांक से यह जानकारी मिलती है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। मतलब अगर मानव विकास सूचकांक अच्छा रहेगा यानी देश विकसित होगा, थोड़ा मध्यम स्तर का है तो विकासशील है यानी लोगों का विकास धीरे धीरे हो रहा है, और अविकसित यानी कि मानव विकास सूचकांक उनका बहुत ही खराब है। मानव विकास सूचकांक के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा आता है। ठीक है, यानी कि सूचकांक जो होता है वो जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा को और प्रति व्यक्ति आय को, इन तीन चीजों का मिला के प्रस्तुत करता है। तो इन सब संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जो मानव विकास के 4 स्तरों पर देशों को श्रेणीगत करने में उपयोग किया जाता है। मतलब 4 स्तरों पे, मानव विकास के 4 स्तरों पे जो है वो अलग अलग देशों की कैटेगरी बनाते हैं कि किस स्तर पे कौन सा देश कहाँ पे खड़ा है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने किया था। इनका नाम था महबूब उल हक। तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम, UNDP कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो है ये करते हैं, मानव विकास रिपोर्ट जो है ये लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट है वो जो है मानव विकास को नापने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यह रिपोर्ट 3 मानदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। सबसे पहली जो है जीवन प्रत्याशा। पहला मानदंड क्या है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जन्म के समय से, सबसे मतलब अगर लेमन भाषा में कहें कि कोई इंसान जब पैदा हो रहा है तो उसके बाद उसके कितने साल तक जिंदा रहने के आसार हैं, या फिर किसी देश में कोई इंसान अगर पैदा हो रहा है तो औसत मतलब किसी की ज़िंदगी कोई ऐसे तो भरोसा नहीं है, लेकिन औसत कितनी साल तक उसके जीने का होप है, मतलब कितनी ज़िंदगी उसकी रह सकती है, इसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है यह एक दी गई आयु के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। ठीक है, यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान है। मैंने जैसा बताया कि एक इंसान पैदा हुआ है तब से आगे कितने साल तक जिएगा, औसत एवरेज कितना जिएगा वो। इसकी गणना करने का सबसे, यहाँ से ध्यान दीजिए, इसकी गणना करने का सबसे सामान्य उपाय जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से कहा है ना कि किसी एक दी गई आयु के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या यहाँ पे कह रहा है। तो जब कैलकुलेट करना होता है तो हम जनरली ये जो एक दी गई आयु की जगह पे हम लोग जन्म रख लेते हैं कि जन्म से ही जब इंसान पैदा हुआ तो उस समय से लेकर वो कितने साल तक उसकी ज़िंदगी रहेगी, इसको हम लोग जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एक औसत अनुमान लगाया जाता है। किसी देश के अंदर लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, मानव विकास हेतु वह देश उतना ही विकसित माना जाता है। यानी कि अगर किसी देश की जो जीवन प्रत्याशा है उम्र में, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका एवरेज आयु जो औसत लगाई, मतलब एक होप की जाती है कि यह बच्चा सब कुछ ठीक रहा तो इतने साल तक जिएगा। तो जिसका जितना ज़्यादा साल हुआ आता है उनकी क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक उनका उतना ज़्यादा माना जाता है। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय, या इंसान की जो आय है
हर इंसान मतलब टोटल एक इंसान जो है औसत कितना कमा रहा है। ठीक है, अब जैसे मानिए कि देखिए कि देश में या फिर दुनिया में जितने लोग होते हैं हर किसी की इनकम जो होती है एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग होती है, किसी की कुछ कम है, किसी की कुछ ज़्यादा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो है एक औसत इनकम निकाल लिया जाता है देश के सभी लोगों का। जैसे देश की जो टोटल जीडीपी होती है उससे उसको देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, तो उससे प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज़्यादा होगा उसका जो है मानव विकास सूचकांक उतना ही ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, आइए एक बार देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, जिसको टोटल नेशनल इनकम कहते हैं, को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की गई औसत आय। मतलब जो टोटल राष्ट्रीय आय है पूरा देश की जो नेशनल इनकम है, जिसे जीडीपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कर लीजिए, तो जो टोटल राष्ट्रीय आय होती है उसको उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दीजिए, उस नंबर पे जो हमारे पास जो नंबर आए उसको हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है। इसका आकलन सभी देशों के लिए डॉलर में होता है। डॉलर ऐसी करेंसी है जो प्रति व्यक्ति आय को दिखाती है। जिस देश का जितना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है उस देश में कहते हैं कि यहाँ पे मानव विकास सूचकांक उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, साक्षरता दर यानी कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, नागरिकों का शैक्षिक स्तर क्या है। शैक्षिक स्तर का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति या समाज ने औसतन कितनी शिक्षा प्राप्त की गई है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी समाज जो है उसने औसत कितनी शिक्षा दी है। यह गणना करता है कि लोगों ने औसतन कितनी पढ़ाई की है, जैसे कितने फीसदी लोग प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा पूरी कर चुके हैं। शैक्षिक स्तर किसी भी देश या समाज के विकास और प्रगति के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक होता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं अपने राइट्स के लिए थोड़े अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि डेवलपमेंट कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या फ़ायदे हैं, और जो भी चीज़ें हैं हमारे देश में, जो भी हम लोगों के लिए स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट है, शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो साक्षरता दर भी जो होती है मानव विकास सूचकांक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी आयाम होती है। अगला इसी का अथवा वाला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन के बारे में हम लोगों को पता है, जैसा विश्व व्यापार संगठन के बारे में हमने पढ़ा है पहले भी, कि विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में एक संस्था बनाई गई थी जो कि पूरी दुनिया में व्यापार के लिए नियम बनाती है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है WTO जिसे कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों का पालन करता है। यानी पूरी दुनिया में जो भी व्यापार के वैश्विक नियम होते हैं वो देशों के जो व्यापार के नियम होते हैं उनको भी, और दुनिया के लिए भी, सारी दुनिया के लिए जो व्यापार के वैश्विक नियम हैं उनको भी पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेक श्योर करता है। इसकी स्थापना जो है विकसित देशों की पहल पे की गई थी और 1 जनवरी 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करना है। जैसे मैंने बताया, व्यापार संबंधी नियमों को ये निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करता है कि व्यापार जो है आसानी से हो रहा है, अनुमानित रूप से हो रहा है, और जितना संभव हो उतना ज़्यादा स्वतंत्र रूप से भी हो रहा है। यानी कि व्यापार, बिजनेस की या ट्रेड की ईज को सुनिश्चित करना, उसको आसान बनाना, उसके अलावा जो अनुमान उन लोगों ने लगाया था उसी के हिसाब से हो रहा है, उससे कम ना चला जाए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फ्री तरीके से हो रहा है, स्वतंत्र रूप से व्यापार हो रहा है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लग रही है। इसने क्या किया था, भारत के विदेशी व्यापार और निवेश के उदारीकरण को, यानी भारत में जो उदारीकरण हुआ था 1991 में, उसका समर्थन किया है। और विकसित देशों की पहल पर विश्व व्यापार संगठन ने अपना काम आरंभ किया था। चूंकि ये बना ही विकसित देशों की पहल पे था तो उन्हीं की पहल पे इसने अपना काम करना आरंभ किया था। इससे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ चला करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ चला करता था, जिसको 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना है। वही उदारीकरण का मतलब दुनिया में सभी देशों के बाजार को सभी देशों की कंपनियों के लिए खोल दिया जाए, और यह सुनिश्चित करना है कि उसके सदस्य अपने नियमों का पालन करते हैं। यानी कि जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सदस्य हैं उन लोगों ने व्यापार के जो नियम बनाए हैं वो अपने नियमों का पालन करते हैं, एज वेल एज जो विश्व व्यापार संगठन के नियम जो बनाते हैं। कहा यहाँ पे वह था ना इन्होंने कि इनका मुख्य कार्य जो है व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करना, तो उस नियम को भी ये फॉलो करते हैं, ये इनका काम होता है। विश्व के लगभग 166 देश, इसे ठीक कर लीजिएगा, 166 देश विश्व, लगभग नहीं एग्जैक्टली 166 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। ये 2024 का डेटा है। 2024 के डेटा के अनुसार 166 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं।
हालांकि विश्व व्यापार संगठन द्वारा सभी के लिए स्वतंत्र व्यापार की अनुमति दी जाती है। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि ये लोग स्वतंत्र व्यापार की अनुमति तो देते हैं, लेकिन वास्तव में अगर रियलिटी की बात करें तो ये पाया गया है कि कुछ विकसित देश हैं जो कुछ व्यापार अवरोधक जो है अनुचित ढंग से लगा देते हैं। कुछ विकसित देश जो है कुछ व्यापार अवरोधक अनुचित ढंग से लागू कर दिए जाते हैं, जिनको हटाने का काम या फिर जिन अवरोधकों को दूर करने का काम जो होता है वो विकासशील देशों के कंधे पर डाल दिया जाता है। उनको मजबूर कर दिया जाता है कि उसे वो दूर करें। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान जारी बहस, यानी कृषि उत्पादकों का जो व्यापार है उस पर इसमें आजकल एक बहस चल रही है, जो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में जो नियम बने हुए उन पे चल रही है। आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं, वो बहस क्या है। ऑल्दो हम इससे पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं इसको थोड़ा। देखिए क्या कह रहा है, व्यापार व्यवहारों पर बहस। कृषि उत्पादों को लेके क्या होता है, हमारे देश की बात करें तो ज़्यादातर रोजगार जो है और सकल घरेलू उत्पाद को महत्वपूर्ण हिस्सा, उनमें महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है, कृषि क्षेत्र का है। हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो कृषि को अपना व्यवसाय बना कर बैठे हैं, उसी में अपना रोजगार पाते हैं। इसकी तुलना में अगर विकसित देश जैसे अमेरिका की बात करें तो उनके सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जो उनका जीडीपी है उसमें कृषि का हिस्सा केवल 1% है और कुल रोजगार में 0.5% है। यानी कि उनके एग्रीकल्चर में जीडीपी में एग्रीकल्चर केवल 1% होता है। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 16-17% होता है, 16 to 17% हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर जाता है। इनके देश में केवल 1%। हमारे देश में 48 to 50% लोग जो हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके देश में कितने परसेंट लोग हैं, इनके देश में है 0.5% ही लोग बस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। फिर भी अमेरिका क्या कर रहा है, कृषकों को उनकी सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी दे दी जा रही है। अमेरिका अपने किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दे देता है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है और सब्सिडी देने के लिए मात्र लोग कम है। हमारे देश में अगर सब्सिडी दिया जाए तो इतने % लोगों को देना पड़ेगा, अमेरिका को देना है तो इतने कम लोगों को देना पड़ा है। हमारे देश की जनसंख्या 1.4 अरब है और अमेरिका की जनसंख्या भी 33 करोड़ भी है। बस हमसे करीब 1/5 लगभग मान लीजिए, 1/4.5 कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, 4.5 गुनी ज़्यादा हैं हम लोग अमेरिका से। तो हम लोग को सब्सिडी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अमेरिकी सरकार अपने किसानों को सब्सिडी दे देते हैं, जिससे वे क्या करते हैं, विकासशील देशों के लिए कम कीमतों पर गेहूँ और कपास जैसे उत्पादों का निर्यात कर देते हैं। अब मान लीजिए अमेरिका की सरकार सब्सिडी दे रही है अपने किसानों को, तो एक तो कम लोगों को सब्सिडी देना है, तो ढेर सारी सब्सिडी दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी जो है खेती की लागत कम हो जाती है। जैसे गेहूं और कपास की लागत कम हो जाती है तो उनकी लागत कम हो गई तो कम दाम पे ही बाजार में चीज़ें बेच सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखेंगे तो जो विकासशील देश भारत जैसे देश हैं उनके किसानों पे असर पड़ता है। तो ये जो चीज़ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करनी चाहिए, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता नहीं है, तो इसीलिए इस चीज़ पर बहस चलती है, बहस चल रही है आज भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे विनिर्माण उद्योगों के महत्व की विवेचना कीजिए। विनिर्माण उद्योग मतलब जिन उद्योगों में कुछ मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो इसमें होता है, ठीक है। विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक रीढ़ होते हैं। यानी विनिर्माण उद्योग जो देश भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करता है उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है। और विनिर्माण ही जो होता है देश की आर्थिक रीढ़ होता है, ठीक है। यानी देश जो होता है इसी पे टिका होता है। क्यों? क्योंकि वे कच्चे माल को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदल देते हैं। यानी कि जो रॉ मटेरियल, जो प्राथमिक क्षेत्र में रॉ मटेरियल उगता है, उनको क्या किया जाता है, उनको यूज करके, उनको थोड़ा सा प्रोसेस करके, उनके बीच में उनसे कुछ नया प्रोडक्ट बना करके ऐसे प्रोडक्ट बना देते हैं, ऐसी चीज़ें बना देते हैं जिनका दाम थोड़ा ज़्यादा होता है। जिससे क्या होता है, रोजगार के अवसर तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ तो रोजगार का अवसर बढ़ रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ हो रही है कि जो प्राथमिक क्षेत्र हैं, जो कच्चा माल का उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनको भी फायदा हो जाता है, उनके यहाँ भी थोड़ी सी इनकम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अर्थव्यवस्था को ये लोग मजबूती देने का काम करते हैं इस तरीके से, मतलब प्राथमिक क्षेत्र का में भी प्रोडक्शन को बढ़वाकर और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार देकर, ठीक है। इन उद्योगों का योगदान निम्नलिखित पहलुओं में महत्वपूर्ण है। पहला जो है आर्थिक विकास में योगदान क्या है। आर्थिक विकास में योगदान जो है, विनिर्माण उद्योग जो होते हैं जीडीपी के मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जितना ज़्यादा ये लोग विनिर्माण करेंगे, जितना ज़्यादा निर्माण करेंगे, उतना ज़्यादा सामान बनेगा और सामान बिकेगा तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है। देश की आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करते हैं, यानी कि हमारा देश जो है इकोनॉमिकली डेवलप होता चला जाएगा। दूसरा जो काम करते हैं रोजगार सृजन करते हैं। ये भी दूसरा हेडिंग है। पहला हेडिंग क्या था, आर्थिक विकास में योगदान। दूसरा हेडिंग क्या है, रोजगार सृजन करते हैं।
ये उद्योग जो होते हैं बड़े पैमाने पर श्रमिकों को रोजगार देने का काम करते हैं। चूंकि इनके पास विनिर्माण करवाना है, इनको कुछ मैन्युफैक्चर करवाना है और बिना मजदूरों को हो नहीं सकता, तो श्रमिकों को रोजगार देते हैं। ढेर सारे लोगों को ये लोग हायर करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं कि आप लोग चीज़ें बनाइए, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, जिससे बेरोजगारी कम होती है। अगला पॉइंट आप देखेंगे, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन देश में उद्योगों को बढ़ावा देते हैं, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देते हैं, हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, औद्योगिकीकरण से क्या होता है, हमारे जो बुनियादी ढांचे जो होते हैं, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है हमारे देश का। उसके अलावा अन्य उद्योग और सेवाओं को, उसी से हम लोगों को बढ़ावा मिलता है। मतलब एक उद्योग जो होता है अगर वो बढ़ेगा तो उसकी वजह से ढेर सारे उद्योग बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई एक इंडस्ट्री लगाई, तो उसमें मैं कोई ना कोई मशीन लगाऊंगा, कोई मशीन लगाऊंगा तो मशीन बनाने वाली कंपनी को काम मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जब मैं इंडस्ट्री बनाऊंगा तो उस इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाऊंगा तो ईंट बनाने वाली कंपनी, सीमेंट बनाने वाली कंपनी, गारा मजदूरी, मतलब मजदूरी करने वाले लोग, जो बनाने वाले मजदूर हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा। प्लस जब मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो वहाँ पर मैं मजदूर लेके आऊँगा, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से एक जो क्षेत्र होता है वो बहुत सारे फील्ड से जुड़ा होता है। एक क्षेत्र का विकास आसपास के कई सारे क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देता है। इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। चौथा पॉइंट जो होता है निर्यात में वृद्धि। निर्यात मतलब अपने देश से सामान किसी और देश में भेजना, इसे निर्यात कहते हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला जाएगा, औद्योगिकीकरण होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बनेंगे और उससे क्या होगा, जो भी उत्पाद बनेंगे उनका निर्यात जो है, उनका निर्यात होना शुरू होगा। और निर्यात होगा अगर विदेशों में होगा तो उससे हमारे विदेशी मुद्रा अर्जित होगी, जिससे हमारे देश का जो FDI कहते हैं वो आएगा। उसके अलावा जो हमारे देश का फॉरेक्स रिजर्व होता है वो बढ़ेगा। विदेशी मुद्रा जो होती है वो हमारी बढ़ेगी, इसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसको बढ़ाने में ये सहायक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, कृषि पर दबाव कम हो जाता है। क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती करते हैं, ज़्यादातर रोजगार खेती की वजह से लोगों को मिलता है, किसानी की वजह से मिलता है। तो अगर उद्योग ज़्यादा बढ़ गए तो क्या है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में से क्या करेंगे, कुछ लोगों को उठा के, किसानी की जो लोग होंगे वो खेती किसानी को छोड़ के औद्योगिक अर्थव्यवस्था की तरफ उनको मूव कर देंगे। ये लोग, वो लोग आके इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देंगे। उसके अलावा अगला पॉइंट है आधुनिक तकनीक और नवाचार। ये चीज़ें मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी जो आती हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, उनके बारे में, उनका डेवलपमेंट करने में, उसके अलावा नवाचार यानी इनोवेशन करने में ये हेल्प करते हैं। विनिर्माण उद्योग जो होते हैं उसे R&D, अनुसंधान और विकास, इसे विकास कर लीजिएगा, अनुसंधान और विकास, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलता है, मानिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, आधुनिक टेक्निक जो है डेवलप करने के लिए ये हेल्प करते हैं, जिससे नई नई तकनीकी आती है और नए नए प्रोडक्ट हम लोगों को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग जो है किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न 8वें का ही अथवा वाला है। इसमें पूछा जा रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों का वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि गैर परंपरागत सोर्स कौन से होते हैं। गैर परंपरागत सोर्स वो होते हैं जिनको शुरू से हम पहले से इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे हैं, इनको नया नया इस्तेमाल करना सीखा है। और क्यों सीखना पड़ा है हम लोगों को, क्योंकि परंपरागत सोर्स जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। परंपरागत स्रोत जो होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते, इतनी आसानी से रिन्यू नहीं होते हैं, उनको उनके नवीकरण में हजारों लाखों साल का समय लगता है। तो इसीलिए हम लोग को गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों की जरूरत पड़ती है। आइए इनको जरा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ऊर्जा की बढ़ती मांग, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ती चली जा रही है। तो बढ़ती मांग की वजह से जो है देश में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। जो चूँकि देखिए, जितना ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, और ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसकी वजह से जो है हम लोग जो है जो भी चीज़ें बना रहे हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमें चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ रही हैं, और उसके लिए हमें ऊर्जा लगती है। ऊर्जा सब चीज़ों को, हमारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ऊर्जा लगती है, जिसकी वजह से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जो है उस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो महंगी पड़ रही हैं, गैस और जो तेल है उनकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, तथा उपलब्धता इनकी सीमित है। इनकी सीमित उपलब्धता जो है भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के प्रति, सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। यानी कि जो भी पेट्रोल या कोयला है, ये सब चीज़ों की उपलब्धता लिमिटेड है। जैसे पेट्रोल के बारे में कहा जाता है कि ये अगर इसी दर से, जिस दर से हम लोग उपभोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, उसी दर से हम लोग करते हैं तो अगले 50 सालों में पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। कोयले के लिए कहते हैं कि अगले 100-150 सालों में खत्म हो जाएगा। तो भविष्य के लिए हम लोगों के पास कोयला और पेट्रोल नहीं बचेगा अनलेस हम लोग कोई नया सोर्स ढूंढ नहीं लेते हैं पेट्रोल का। ठीक है, जो अभी नहीं मिला है तो तब तक हमें कोई और ऊर्जा का संसाधन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है,
तो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से एक और चीज़ होता है, पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराने लगता है, बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस इमिट करते हैं, तो उसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो वर्तमान समय की मांग क्या है? मांग ये है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इनको इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, इसके अलावा आणविक ऊर्जा भी होती है, तथा अपशिष्ट पदार्थों से बनी हुई, मतलब वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीज़ों से जो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है उनका उपयोग करना शुरू किया जाए। ये जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के, चूँकि मान लीजिए सोलर लाइट है, सूर्य इतनी जल्दी तो कहीं जाने वाला है नहीं, हवा भी कहीं नहीं जाने वाली, ज्वार भाटा जो समुद्र में आता ही रहता है, जैविक ऊर्जा भी इजीली रिन्यूएबल है, तो इनको नवीकरणीय कहते हैं। आसानी से इनका नवीकरण हो सकता है, ये नई ऊर्जा बन सकती है। अब इसमें परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा की बात मैं कह रहा था कि परमाणु ऊर्जा को भी इसमें जोड़ लिया जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए जोड़ लिया गया। परमाणु ऊर्जा जो है, या परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु में किसी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज करके, यानी उसके अंदर तोड़ फोड़ करके पैदा की जाती है। ठीक है, तोड़ के भी और जोड़ के भी। तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, और जोड़ने वाला जो होता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्योंकि सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है, यानी दो अगर एटम के दो न्यूक्लियस को जोड़ दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ के हीलियम बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सूर्य की ऊर्जा का वही स्रोत है। और नाभिक यूरेनियम जैसे कुछ एलिमेंट है जिनके न्यूक्लियस को अगर तोड़ दिया जाए तो उसके टूटने से बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है। तो उसको हम लोग वही परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा कहते हैं। इसमें देखिए कह रहे हैं परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा जो है अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, जब भी इस तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफ़ी ऊर्जा विमुक्त होती है। यानी कि जब भी हम लोग कोई मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने बताया कि चाहे हम लोग उसके क्या करें, उसके न्यूक्लियस को जोड़ दें, जैसे दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को जोड़ते हैं तो काफ़ी एनर्जी निकलती है, या फिर यूरेनियम और थोरियम जैसे जो प्रोडक्ट, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, उनको अगर उनके न्यूक्लियस को तोड़ दें तो उनके तोड़ने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊष्मा के रूप में होती है। और उसका उपयोग जो है हम लोग विद्युत ऊर्जा यानी बिजली बनाने में कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, हम करते हैं। ठीक है, यूरेनियम एवं थोरियम का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। जैसे मैंने बताया यूरेनियम थोरियम जैसे जो एलिमेंट हैं उनको हम लोग बिजली बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम और थोरियम मिलते कहाँ हैं? तो झारखंड और राजस्थान और अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यूरेनियम और थोरियम हमारे देश में झारखंड, राजस्थान और अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल में एक बालू पाई जाती है जिसे मोनाजाइट बालू कहते हैं। मोनाजाइट बालू में थोरियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। केरल की जो मोनाजाइट बालू है उसमें थोरियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब ऊर्जा के कुछ स्रोत देख लेते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। उसमें से सबसे पहला आ रहा है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। हमारी अर्थ पे एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है? ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही सारी ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है उसके बारे में देखते हैं। भारत उष्णकटिबंधीय देश है। उष्णकटिबंधीय देश का मतलब होता है वह देश या वह एरिया, उष्णकटिबंधीय एरिया में वह एरिया आते हैं जो 0 डिग्री अक्षांश से लेके 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं। इस बीच में जो चीज़ें जो भी वो आते हैं, क्या कहते हैं, देश आते हैं, जो भी एरिया आते हैं उनको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इनके ऊपर क्या होता है? सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पड़ती है, तो इस चक्कर में वहाँ पे ऊर्जा थोड़ी, सूरज की ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा मिलती है। तो ये भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। इस कारण यहाँ सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत साल में बहुत ज़्यादा समय तक, 8 महीने तक तो सूरज हमारे सर पर ही चमकता रहता है। तो उसकी वजह से हमें सोलर जो रेडिएशन है वो काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। तो सोलर रेडिएशन को अगर हम यूज करना शुरू कर दें तो हमारे पास संभावनाएं बहुत ज़्यादा है कि हम सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बना सकें। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी जो है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करके इसका प्रयोग अनेक कार्यों में किया जाता है। क्योंकि सूरज की रोशनी हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो हम लोग फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी यूज करके सूरज की रोशनी से बिजली बना लेते हैं। आज भी बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। आजकल अगर आप देखेंगे तो हर जगह सोलर एनर्जी, सोलर पैनल आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आप चाहें कहीं भी देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखेंगे और शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो आजकल सारे हाईवे, ज़्यादातर हाईवे क्या हो रहे हैं, वो सौर ऊर्जा के द्वारा एनर्जी उनको दी जा रही है। रेलवे स्टेशन हैं, बहुत सारे रेलवे ट्रैक पर भी उन लोगों ने बिछाने शुरू कर दी हैं अब तो सोलर पैनल्स।
ठीक है। भारत के राजस्थान में एक जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क जो है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना हुआ है। कौन सा? जोधपुर में है ये भड़ला सोलर पार्क। सौर ऊर्जा के प्रयोग ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। जैसे गांव में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपले यूज किए जाते थे, लकड़ी यूज की जाती थी, तो अगर हम सौर ऊर्जा को यूज करना शुरू कर दें तो गांव में उनकी निर्भरता पे हम लोग कम कर सकते हैं, जिससे यह पर्यावरण के संरक्षण में सहायक होगी। चूँकि लकड़ी और जो उपले होते हैं वो एक तरह से आप देखिए तो बायो एनर्जी में आते हैं। क्या होता है, लकड़ी जो होती है मान लीजिए वो एक तरह से जब हम उसे जलाते हैं, कार्बन बेस्ड है, जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैसेस निकलती हैं। ऐसे ही उपलों को जलाने पे भी यही होता है। लेकिन अगर सौर ऊर्जा जो है उससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता, तो पर्यावरण संरक्षण में ये सहायता करती है। पवन ऊर्जा की बात करेंगे। पवन ऊर्जा मतलब जो हवा में एनर्जी होती है। कोई भी चीज़, जो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी है, और एनर्जी को क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वैसे ही पवन ऊर्जा को जो है, पवन ऊर्जा का उपयोग भी बिजली उत्पादन है तो हम लोग कर सकते हैं। यानी पवन ऊर्जा को हम लोग उसकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके लिए भारी पवन चक्कियों के संचालन के लिए भारी पवन चक्कियों का संचालन किया जाता है। मतलब हवा की यूज से, मतलब हवा जो बहती हुई आ रही है उस हवा को, बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं, उस हवा को यूज करके पवन चक्कियों को चलाया जाता है, और वो पवन चक्कियाँ जो होती हैं उनको एक जनरेटर से कनेक्ट किया गया रहता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। ठीक है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु के नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। तो सब बहुत बड़ी लंबी सी भारत की बहुत बड़ी विशाल पेटी है जो एक तरह से पट्टी जैसी है, जो कि तमिलनाडु में नागरकोइल से लेकर मदुरई तक वो है अवस्थित है। यहाँ पे हवा काफ़ी तेज़ी में चलती है, और उस हवा को यूज करके हम लोग विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर शहर में, राजस्थान का जैसलमेर शहर है, इस शहर में भी पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के अच्छे उदाहरण ये जो भी है, ये जो जैसलमेर शहर में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगी हैं, ये सारे के सारे पवन ऊर्जा के अच्छे उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है तथा लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा फार्म्स अवेलेबल हैं। एक्चुअली जहाँ पे भी हवा अच्छी चलती है वहाँ पे अगर हम लोग पवन ऊर्जा का क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा को यूज़ करके बिजली बना सकते हैं। और अगर आप भारत का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, भारत के नक्शे में क्या होता है, नीचे वाला जो हिस्सा जैसे प्रायद्वीपीय भारत करते कुछ ऐसा सा होता है। यहाँ पे चारों तरफ से ओशन है, दोनों तरफ से, इधर तीन तरफ से देखेंगे तो ओशन है, और बीच में क्या है, लैंड है। तो लैंड थोड़ा गर्म हो जाता है तो उसकी वजह से, और ओशन थोड़ा ठंडा रहता है तो उसकी वजह से ठंडे से गर्म की तरफ हवाएं बहुत तेज़ी में बहती हैं। ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की तरफ हवाएं बहुत तेज़ी में बहती हैं। तो हवा की जो स्पीड होती है उसी को यूज़ करके पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे जो तमिलनाडु, नागरकोइल या तमिलनाडु इस वाले एरिया में होता है, तो इधर ही है, बहुत ही अच्छी पट्टी बनी हुई है, मतलब पूरा एक प्लेट, मतलब एक पूरा एरिया है, पट्टी जैसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पवन ऊर्जा का हम लोग उत्पादन करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आगे मानचित्र संबंधी प्रश्न है। इसमें देखेंगे सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, प्रश्नों को देख लेंगे, उनको उत्तर देख लेंगे, फिर बाद में उनको हम लोग मैप पे प्लॉट करके देख लेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इससे पहले भी कांग्रेस का अधिवेशन 1920 वाला हम देख चुके हैं, लेकिन वो जो अधिवेशन हम लोगों ने देखा है वो अधिवेशन जो है नागपुर में देखा हुआ है हम लोगों ने। ये सितंबर 1920 में सॉरी, जो 1920 में दो अधिवेशन हुए थे। ये सितंबर 1920 वाला अधिवेशन जो था स्पेशल अधिवेशन था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, आजकल इसे कोलकाता कहते हैं। इस अधिवेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, और फिर बाद में दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में पास कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन को मान लिया गया था कि हाँ, असहयोग आंदोलन करना चाहिए। ठीक है। तो ये सितंबर वाला कोलकाता में हुआ था। वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोग कर भी चुके हैं। लाहौर में हुआ था ये, जो कि आजकल पाकिस्तान है। लाहौर में हुआ था, और कौन सी ईयर में हुआ था, 1929 में हुआ था। अगला है वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। ये भी हम कई बार कर चुके हैं। 1918 की बात है, गांधी जी ने इसको लीड किया था, और कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो यह जो है चौरी चौरा घटना हुई थी, 1922 की घटना है।
1922 में चौरी चौरा में घटना हुई थी, जो कि गोरखपुर जिले में है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही। वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, आनंद भवन जो है प्रयागराज, जिसको उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज में स्थित है। ये नेहरू परिवार का घर माना जाता है, जो उस समय नेहरू जी का ये घर हुआ करता था। आइए इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, सबसे पहला जो है 1920 का, जो सितंबर 1920 का सम्मेलन था, वो कलकत्ता में आप देखेंगे। दूसरा प्रश्न था कहाँ पे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता, लाहौर पाकिस्तान में है। तीसरा जो था वो तीसरा प्रश्न हमारा जहाँ पे सूती मिल के श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात में है। उसके अलावा जो था कौन सी जगह पे कि एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, चौरी चौरा कांड के कारण लिया था उन्होंने। उत्तर प्रदेश में है ये, हमारे गोरखपुर जिले में 1922 में ये कांड हुआ था। उसके अलावा जो है आनंद भवन, जो कि नेहरू जी का घर था, वो कहाँ पे है, वो इलाहाबाद प्रयागराज में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की एक पर्वत श्रृंखला, इस जो है पहाड़ वाले ये वाले चिन्ह से दिखानी है हमें, ठीक है। तो राजस्थान में हम लोग को पता है, पहले भी ये कर चुके हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला है। अभी देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी को ट्रायंगल से दिखाना है, जो कि मुंबई है। उत्तर प्रदेश के उस शहर का नाम जहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया, उसको ये वाले चिन्ह से दिखाना है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित किया गया है। भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, कोई भी एक कह रहे हैं इस चिन्ह से दिखाना है, तो भारत के अंदर 7 परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर 2 है, कर्नाटक के अंदर और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी 1 है। तो उनमें से कोई भी आप दिखा सकते हैं। ये नाम सहित कह रहे हैं, तो चाहे तो आप लोग देख लीजिए कि हमारे उत्तर प्रदेश वाला जो है नरौरा है, ठीक है। तमिलनाडु में 2 हैं, कलपक्कम है और कुडई कुनल करके एक होता है, ठीक है। कर्नाटक में कैगा करके है, महाराष्ट्र में तारापुर है, गुजरात में काकरापार है और राजस्थान में रावत भाटा कुछ ऐसे ही करके नाम है। तो उनमें से कोई भी एक आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी बतानी है। उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी अगर हमें दिखाना है, तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि नदियां जो होती हैं ऐसे हम लोग इस चिन्ह को दिखाते हैं, तो उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी हम लोग महानदी को दिखा सकते हैं। आइए देख लेते हैं मैप में एक बार। तो सबसे पहला प्रश्न जो था वो कह रहे थे राजस्थान की एक पर्वत श्रेणी, देखिए अरावली श्रेणी है, राजस्थान में है। दूसरा कह रहे थे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। तीसरा प्रश्न इन लोगों ने पूछा था जहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। चौथा जो प्रश्न पूछ रहे थे कोई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बता रहे थे, तो कलपक्कम इन लोगों ने दिखाया है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नरौरा उत्तर प्रदेश का दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र का तारापुर दिखा सकते हैं, ठीक है। गुजरात का आप लोग काकरापार दिखा सकते हैं, कर्नाटक में आप कैगा दिखा सकते हैं, कई सारे ऑप्शन से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। महानदी की बात करेंगे। महानदी जो है यहाँ पे थोड़ा यहाँ से ये शुरू होती है, छत्तीसगढ़ से शुरू होती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ से शुरू होकर जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उड़ीसा से बहते हुए, ठीक है। तो हम लोग जब नदियों को दिखाते हैं तो कहाँ से उनका उद्गम होता है और कहाँ पे उनका जो है कहाँ जाके वो गिरती है, ये हमें दिखाना होता है। इस तरह से हमारा ये सेट खत्म होता है।